मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गुरुग्राम दौरा, छठ पूजा में सीएम हुए शामिल। सीएम ने की आरती, छठ पर्व पर होगा अवकाश। हिसार को 2022 तक मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात। संचालन को लेकर सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक। एयरपोर्ट पर 2 अलग अलग टर्मिनल्स का भी होगा निर्माण। कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने की हर खबर से बात। ऐलनाबाद उपचुनाव पर बोले गोगी, कहा सिर्फ भरत बेनीवाल ही नहीं, कांग्रेस के दूसरे नेता भी हैं हार के लिए जिम्मेदार। यमुनानगर में निर्माणाधीन पुल पर मंडराया टूटने का खतरा। ब्रिज के आसपास माइनिंग कर रहे माफिया। अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा काम। यूपी हरियाणा को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है पुल। और प्रदेश में जारी है खाद की किल्लत। भवानीखेड़ा में खाद न मिलने से किसान हुए परेशान। डीएपी के बाद अब यूरिया खाद की कमी बनी समस्या। खाद के लिए चक्कर काट रहे हैं किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज साइबर सिटी गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने छठ महोत्सव में हिस्सा लिया, साथ ही छठी मैया की पूजा की। आपको बता दें कि शक्ति पार्क में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि छठ पूजा के लिए अलग से घाट बनवाएंगे और अगली बार से छठ पूजा पर छुट्टी होगी। सीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त यहां किए गए थे। 130 करोड़ का देश, विभिन्न धर्मों को मानने वाला, विभिन्न मजहबों को मानने वाला, विभिन्न प्रदेशों की बोलियों की, भाषा की, रहन सहन के तरीके, पहनावा तरीका, खान पान का हमारा अलग अलग प्रकार, इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी हम सब एक। हरियाणा के हिसार में आगामी अक्टूबर 2022 से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित कर दिया जाएगा, जिसके तहत हवाई जहाजों का आवागमन भी शुरू होगा। ये जानकारी देर शाम यहां हिसार में बनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के संचालन के संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दी गई है। बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा की तरफ से दिए गए बयान पर कांग्रेस पार्टी में गुस्सा देखने को मिल रहा है। अरविंद ने भूपेश सिंह हुड्डा पर निशान साधते हुए कहा था कि कोई अगर बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंख निकाल लेंगे, हाथ उठाएगा तो उसके हाथ काट देंगे। करनाल में कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर सरकार को जमकर घेरा और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा है कि ये भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। अरविंद शर्मा जब कांग्रेस में थे तब तक इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं करते थे। तब वो दीपेन्द्र सिंह हुड्डा की तारीफ करते थे, लेकिन अब वो बदल चुके हैं, उनकी सोच भी बदल गई है और इसीलिए वो ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए आज करनाल में कांग्रेस पार्टी इकट्ठा हुई है और राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने आज पहला स्थापना दिवस मनाया। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक निर्मल सिंह ने कहा है कि समय आने पर वो किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। कांग्रेस में जाने की अभी परिस्थितियां नहीं है और ना ही उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव है। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट में और नए पदाधिकारियों की नियुक्ति भी करेंगे। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की महासचिव चित्रा सरवारा ने कहा है कि उनका फ्रंट संघर्ष करके बना है। फ्रंट में हमेशा मुद्दों की राजनीति की है, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर सामाजिक हो। उन्होंने हर वर्ग की आवाज को बुलंद किया है। तो एसडीएफ का ये स्थापना दिवस आज मनाया गया। अंबाला की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक और छोटी सी बच्ची। बेशक खाद की किल्लत को लेकर आए दिन हरियाणा में कहीं ना कहीं किसानों की ओर से शोर शराबा किया जा रहा हो, हंगामा किया जा रहा हो या फिर जाम तक लगाया जा रहा हो, लेकिन कैबिनेट मंत्री ओपी यादव की नजर में अब हरियाणा के अंदर खाद की कोई कमी नहीं है।
यादव बुधवार को झज्जर के लघु सचिवालय में जिला योजनाकार की मीटिंग में भाग लेने के लिए आए थे, लेकिन बाद में जब मीडिया के सामने वो रूबरू हुए तो मंत्री महोदय का यही कहना था कि वो मानते हैं कि हरियाणा में 1 माह पहले खाद की दिक्कत थी, लेकिन मौजूदा समय में किसानों का खाद उनको मिल पा रहा है। आगे भी खाद की किसी तरह की हरियाणा में कोई कमी नहीं रहने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरसों और अन्य फसलों की बिजाई हो चुकी है, अब गेहूं की बिजाई बाकी बची है, लेकिन उम्मीद यही है कि किसानों को खाद की किल्लत से दो चार नहीं होना पड़ेगा। पलवल में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें पलवल और मेवात जिलों के विभिन्न गांवों की 30 प्रतिभागी शामिल हैं। बेरोजगार युवाओं, युवतियों और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये पलवल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो चलाया गया और इसका जो मकसद है वो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ये पहल यहां की गई है। पलवल में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में ये 5 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, जिसमें पलवल और मेवात जिलों के विभिन्न गांवों की 30 प्रतिभागी शामिल हैं। आपको बता दें कि बेरोजगार युवतियों और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गोहाना तहसीलदार प्रदीप कुमार ने किसानों से अपील की है कि प्रशासन के लगातार प्रयास है कि किसान अपनी गेहूं की फसल को काटने के बाद अवशेषों को ना जलाएं। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार उनका सदुपयोग करें। उन्होंने बताया कि सरकारी अधिकारियों की एक टीम लगातार फील्ड में जा रही है, जहां वो किसानों को अवशेषों को ना जलाने के लिए जागरूक तो कर ही रही है। यदि इसके बावजूद भी किसान ना माने तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। सोना के खेड़ला गांव के खेतों में सरसों की फसल में हाई टेंशन लाइन के टावर बनाने के लिए गड्ढे खोदने का मामला सामने आया है। बिना जानकारी दिए खोदे गए इन गड्ढों से गुस्साए किसानों ने डीसी गुरुग्राम के दरबार जाकर विरोध जताया। किसानों के बढ़ते गुस्से को देखते हुए डीसी ने किसानों को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और मामले की जांच कराने के लिए एसडीएम के नेतृत्व में टीम का गठन भी किया है। तो हाई टेंशन जो टावर है उसको लेकर यहाँ पर बवाल देखने को मिला है। इसके लिए जो गड्ढे खोदे गए हैं उस पर ग्रामीण अपना विरोध जता रहे हैं। उनका यह कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और प्रशासन इस पर कोई सुध नहीं ले रहा है। प्रशासन हमारी बात को नहीं मान रहा है, जबकि प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली जो खबर है वो है यमुनानगर से, क्योंकि यमुनानगर के कई किसानों की उत्तर प्रदेश में जमीनें हैं, जिसके लिए हरियाणा के किसानों को बार बार हरियाणा से उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है। अब पुल का 70% काम पूरा हो चुका है, लेकिन पुल के आसपास के क्षेत्रों में हो रही माइनिंग और पुल में सामग्री लाने वाले आपको बता दें कि जो सामग्री है उसको जाने के लिए बनाए गए अस्थायी पुल से माइनिंग के ट्रकों के गुजरने से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये पुल हादसे का कारण बन सकता है और यही वजह है कि लोगों ने इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। हालांकि पुल का जो 70% काम है वो पूरा हो चुका है, लेकिन ये पुल हादसे का कारण भी बन सकता है। तो यमुनानगर के कई किसानों की उत्तर प्रदेश में जमीन है, जिसके लिए हरियाणा के किसानों को बार बार हरियाणा से उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है। और अब आपको हम बता दें कि इस पुल का 70% काम पूरा हो चुका है, लेकिन पुल के आसपास के क्षेत्रों में हो रही माइनिंग और पुल में सामग्री लाने वाले या ले जाने के लिए बनाए गए अस्थायी पुल से माइनिंग के ट्रकों के गुजरने से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा होने का डर बना रहता है।
कुरुक्षेत्र में पुलिस की ओर से नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया। प्रदेश के 3 जिलों से 64 मामलों में जब्त किए गए नशीले पदार्थों की बाकली पेपर मील पिहोवा में नष्ट किया गया। इस प्रकार के नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार एक कानूनी प्रक्रिया के तहत कमेटी का गठन किया गया। तो कुरुक्षेत्र का यह मामला है, जहां पर आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में पुलिस की ओर से नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया है। प्रदेश के 3 जिलों से 64 मामलों में जब्त किए गए नशीले पदार्थों को बाकली पेपर मील पिहोवा में नष्ट किया गया। और इस प्रकार के नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार एक कानूनी प्रक्रिया के तहत कमेटी का गठन किया गया है। नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया है क्योंकि एक कमेटी का गठन इसके लिए बाकायदा किया गया। और जो नशा तस्करी हो रही है, नशीले पदार्थ जो बरामद हो रहे हैं, उसको लेकर क्योंकि सरकार और प्रशासन दोनों ही चिंतित हैं। और यही वजह है कि पुलिस भी लगातार इस बारे में ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से नशा तस्करी का जो खेल चल रहा है, इस पर लगाम लगाई जाए, इस पर अंकुश लगाई जाए। और जैसे ही पुलिस को इस बारे में किसी तरह की कोई सूचना मिलती है, पुलिस लगातार रेड करती है और उसके बाद अपनी कार्रवाई को अंजाम देती है। और अब कुरुक्षेत्र में ये मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस की ओर से इन नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि हरियाणा के 3 जिलों से 64 मामलों में नशीले पदार्थों को जब्त किया गया और बाकली पेपर मिल में इन सभी को नष्ट किया गया। और इस प्रकार के नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार एक कानूनी प्रक्रिया के तहत कमेटी का गठन भी किया गया। तो कुरुक्षेत्र का ये मामला है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस भी अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है और जो नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं उनको नष्ट करने का काम यहां पर किया गया है। हालांकि इससे पहले भी लगातार ऐसी खबरें सामने आती रही हैं कि प्रदेश में जो नशे का कारोबार है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस पर किस तरीके से अंकुश लगाया जाए, खासतौर पर लॉकडाउन के दरमियान हमने देखा कि इसको लेकर खूब सियासत भी हुई और नशा तस्करी का जो खेल है वो जमकर चला। लेकिन उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई, पुलिस सक्रिय हुई और अब इसका नतीजा हम देख रहे हैं कि किस तरह से नशा तस्करी पर, नशीले पदार्थों पर लगाम लगाई जा रही है। और जो भी लोग इन कामों में संलिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। और चलिए अब बात करते हैं सिरसा की। सिरसा ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए बार बार लोगों को जागरूक भी कर रही है। इसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। और ऐसा ही चालान दिल्ली पुल पर हुआ है, जब यातायात पुलिस की टीम आने जाने वाले वाहनों के दस्तावेजों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी आई जिसको रुकवाकर कागजात मांगे गए। गाड़ी में 2 लोग सवार थे, जिसमें से चालक यानी कि ड्राइवर ने शराब पी हुई थी। वहीं ट्रैफिक थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया है कि ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालक का 6,000 रुपए का चालान कर दिया और ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट किया गया तो पता लगा कि वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जिसके चलते एक और चालान उसका किया गया, जिसका भुगतान कोर्ट में होगा। तो शराब पीने वालों की अब खैर नहीं है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि आप नशा करके घर से बाहर ना निकलें। इसके साथ ही जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके कागजात जो है वो दुरुस्त हों, क्योंकि अब लगातार सिरसा पुलिस की ओर से, हरियाणा पुलिस की ओर से
जो ट्रैफिक पुलिस है वो एक्टिव हो गई है और लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके साथ ही जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है उनका भी चालान पुलिस की ओर से किया जा रहा है। ये एक मामला सामने आया है सिरसा का, जहां पर हमने आपको बताया कि 6,000 रुपये का चालान किया गया, लेकिन जब ब्रीथ एनालाइजर के जरिए पुलिस ने चेक किया तो जो ड्राइवर था कार का वो नशे में था और इसकी एवज में एक और चालान उसका किया गया। हालांकि अब जो आरोपी है उसको ये चालान कोर्ट के अंदर भुगतना होगा। जनता भवन रोड पर अनाज मंडी में धान की आवक जोरों पर है। शेड के बाद अब सड़कों पर धान के ढेर लगे हुए हैं। सड़कें जाम होने से मंडी में फसल लेकर पहुंचने वाले किसानों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर दिन मंडी में 1 लाख के करीब कट्टे धान के आ रहे हैं, लेकिन उठान काम धीमा होने की वजह से किसान परेशान है। ऐसे में आवक को देखते हुए आड़ती एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि 11 नवंबर यानी कि गुरुवार को मंडी में फसल की खरीद नहीं की जाएगी। रविवार को भी खरीद का काम बंद रखा जाएगा ताकि धान उठाने का काम हो सके। तो सड़कों पर धान के अंबार लगे हुए जिससे सड़कें पूरी तरह से जाम नजर आ रही हैं, लेकिन आड़ती एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 11 नवंबर को धान की खरीद नहीं की जाएगी और इसकी मुख्य वजह यह है कि कोई धान की उठान नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से सड़कों पर भी जाम लग रहा है और लंबी लंबी कतारें वाहनों की लगती जा रही हैं। इसीलिए आड़ती एसोसिएशन की ओर से यह फैसला लिया गया है कि पहले धान का उठान किया जाएगा और उसके बाद इस धान को लिया जाएगा। बढ़ते प्रदूषण के बीच जहां आम लोगों को प्रदूषण से परेशानी उठानी पड़ रही है, तो वहीं पक्षियों को भी इस प्रदूषण के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पक्षियों में इन्फेक्शन हो रहा है। यही नहीं, गुरुग्राम के एकमात्र पक्षियों के अस्पताल में इन दिनों पक्षियों में कई बीमारियां देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते कुछ पक्षी उड़ भी नहीं पा रहे। फिलहाल बढ़ते हुए प्रदूषण के बीच जिला प्रशासन की तरफ से पेड़ों पर छिड़काव भी किया जा रहा है, जिससे एक बड़ी राहत पक्षियों को मिल रही है। लेकिन आने वाले दिनों में यदि सर्दी के बीच प्रदूषण बढ़ता है तो निश्चित तौर पर पक्षियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। के लिए बहुत घातक है। ये पक्षियों के लिए काफी नुकसानदायक है। पक्षी नहीं, इंसानों के लिए भी काफी नुकसानदायक है। आगे चल के जो है काफी जो है हमें दिक्कत आने वाली है। अभी हमने कुछ नहीं सोचा इसके लिए, तो फिर काफी दिक्कत आएगी हमारे पक्षियों में। देखिए कई तरह की बीमारियां इनसे पोल्यूशन से बढ़ती हैं। स्किन डिजीज होती हैं, आंखों में जलन होती है, खुराइजा होता है, इनको कई तरह की बीमारियां। फरीदाबाद के राजीव नगर डीएलएफ में आग लग गई। आग लगने से कई दुकानें और मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। यहां आग ट्रांसफार्मर की वजह से जो चिंगारी उठी उसकी वजह से लगी, जिसने अपनी चपेट में लगभग 7 दुकानों को ले लिया। यहां पीड़ितों ने बताया है कि आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका है, जिसमें इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं, मोबाइल की दुकानें हैं। सभी पीड़ितों के ऊपर एक तरीके से ये आप कह सकते हैं कि जो उनकी खुशी थी वो मातम में तब्दील हो गई। लोगों ने बताया कि उनकी दुकान में लगभग 5 से 6 लाख रुपए का सामान था जो आग की चपेट में आ गया और उससे उनका सामान जलकर राख हो चुका है। राजीव नगर में डीएलएफ में आग लगी है और बताया जा रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में अचानक से चिंगारी उठती है, आग लगती है और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो मामला है वो गंभीर बन जाता है, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान भी हो चुका है। हमें सूचना मिली थी कि राजीव नगर में जो मार्केट बनी है उसके अंदर आग लगी हुई है। सूचना मिलने पर हम मौके पर आए। मौके पर आगे पता चला है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और इनकी दुकान में जो भी सामान था, जैसे किसी की बाइक भी खड़ी थी, सामान भी था, सारा सामान जल गया। कितनी दुकानें जलकर खाक हुई और दुकान गाड़ियाँ करीब ये जो बता रहे हैं उस हिसाब से 6-7 दुकान है इनकी, पर हाँ जो देखने से ऐसा महसूस होता है 7-8 दुकान है। बाइक भी है इनकी, 3-4 बाइक बता रहे हैं। 2 एक भी खड़ी थी, पीछे भी खड़ी थी, 3-4 बाइक भी बता रहे हैं। अच्छा, नहीं 5 बाइक तो बता दिए मुझे, 5 बाइक तो थी। चलो अब जो भी हम ये कंप्लेंट लिख के देंगे उसी हिसाब से बाइक 4 या 5 इनकी जो 6 या 7 दुकान है वो सारी कंप्लेंट देंगे उसके ऊपर। रादौर के गांव कांजुनी के ग्रामीणों ने गांव में बनाई जा रही एक फैक्ट्री के निर्माण को लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है और प्रशासन के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की है। ग्रामीणों का आरोप यह है कि जो फैक्ट्री यहां बनाई जा रही है वो बूचड़ खाना फैक्ट्री है, जिसका ग्रामीणों की ओर से लगातार बोलने का हवाला देकर भूमि मालिक से जमीन खरीदी, लेकिन अब यहां पर बूचड़ खाना फैक्ट्री लगा रहे हैं।
जिसे लेकर ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। तो गांव में फैक्ट्री लगाने का विरोध ग्रामीणों की ओर से लगातार किया जा रहा है। इसे लेकर ग्रामीणों में भारी रोष बना हुआ है और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी उनकी ओर से की जा रही है। सर ये जो है ना, यहाँ पे एक फैक्ट्री वाला आया था जिसके बुच्चड़ खाने के नाम से बोल रहा है। पहले तो इसने लोगों को गुमराह कराया कि मैं यहाँ पे मसाले की फैक्ट्री लगाऊंगा, तो उसी हिसाब से लोगों ने जमीन दी इसको। जमीन देने के बाद इसने रजिस्ट्री तो करा ली, उसके बाद इसने यहाँ बोर्ड लगा दिया भाई बुच्चड़ खाना खुलेगा। मतलब उसके लिए तो यहाँ आप ये देख लो, किसी भी गाँव में अगर मुर्गी फार्म है तो उसमें कितना बुरा लगता है। हमारे यहाँ ये बुच्चड़ खाना एक विनायक कंपनी है यमुनानगर की, वो लगाने जा रहे हैं। हम इसका पुरजोर सारे चारों गांव जोर विरोध कर रहे हैं। अगर ये बुच्चड़ खाना यहाँ एग्रीकल्चर लैंड पे लगा, ये खेती करने की जमीन है जी, तो यहाँ बहुत ही मतलब एक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। और चलिए बात करते हैं छठ पर्व की, क्योंकि 4 दिवसीय ये छठ पर्व जिसका आगाज हो चुका है और आज हमने देखा किस तरीके से डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। देश भर में छठ पर्व की धूम देखने को मिल रही है। फरीदाबाद की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बाजारों में पहुंचे, खरीदारी उन्होंने जमकर की है और आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया। इसके बाद कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसी के साथ इस 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। हम लोग का छठ महापर्व आता है साल में एक बार। एक बार ये पर्व आता है और बड़े ही धूमधाम से हम इस पर्व को मनाते हैं। जो व्रती महिलाएं वो किस तरीके से एक कड़ा व्रत रखती हैं और बड़ा तपस्या वो करती हैं, इसके लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि बहुत ही कठिन व्रत ये होता है। लेकिन बिहार और पूर्वांचल में खासतौर पर इसका बहुत ज्यादा महत्व है। हम लोग का छठ महापर्व आता है साल में एक बार। हम लोग की मम्मी चाहे हम लोग छठ करते हैं तो बहुत श्रद्धा से, बहुत विश्वास से, बहुत अच्छे से मतलब मनोकामना पूरा होता है। और मतलब 3 दिन किया जाता है। पहले दिन तो लौका भात खाया जाता है, दूसरे दिन पूरा दिन निर्जला लौका भात ही होता है, पूरा दिन निर्जला किया जाता है। रात में खीर रोटी खाया जाता है और फिर अगले दिन संध्या के टाइम अर्घ दिया जाता है। ठीक है कर दो। और चलिए अब बात करेंगे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में भी छठ पर्व की धूम देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। छठ पर्व को लेकर किस तरीके से यहाँ पर जबरदस्त उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, महिलाओं में किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है, किस तरीके से उन्होंने पूजा अर्चना की है, उसकी तस्वीरें आपके सामने। देश भर में छठ पर्व की ये धूम देखने को मिल रही है। इससे पहले भी हमने फरीदाबाद की तस्वीरें आपको दिखाई और अब ये कुरुक्षेत्र की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से जो बिहार के रहने वाले लोग हैं, पूर्वांचली हैं, वो इस छठ पर्व को मना रहे हैं। हालांकि देश भर में देखिए बिहार के लोग भी रहते हैं, देश भर में पूर्वांचल के लोग भी रहते हैं और यही वजह है कि देश के अलग अलग इलाकों में भी ये छठ पर्व जो है बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है दिवाली के बाद। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जबरदस्त उत्साह लोगों में इस पर्व को लेकर रहता है। तीन दिन इसलिए मनाते हैं हम
कि एक दिन तो नहाई खाई होती है, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरी दिन साँझ का अर्घ होता है, चौथे दिन सुबह का होता है। वैसे तो जोड़ लो 4 दिन की हो जाती है। छठ पूजा को लेके ना सब बहुत हर्षोल्लासित हैं, जितनी महिलाएं हैं, जितने बच्चे हैं। और दीपावली के बाद 6 दिन बाद ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है इस बार। और 2 सालों से कोरोना काल की वजह से हम लोग छठ पूजा इतने अच्छे से नहीं मना पाए, पर इस वर्ष हमें प्रशासन से और स्थानीय विधायक से अनुमति मिल गई है, तो हम लोग बहुत हर्षोल्लास से इस बार। और 3 दिन का जो ये व्रत है, इसके अंदर आज महिलाओं ने अपना व्रत को स्टार्ट कर दिया है। आज पहला दिन जो होगा उसके अंदर घिया की सब्जी और चावल से शुरुआत की जाती है। कल ये दूसरे दिन का जो व्रत है खरने में, उस दिन हम छोटी रोटियां, जो रोटी होती है छोटी रोटी और सब्जी मतलब बना के, और तीसरे दिन हम आराध्य को, अपने सूर्यदेव को अर्घ देके, और 11 तारीख को उस। और चलिए अब यमुनानगर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यमुनानगर में किस तरीके से लोगों ने छठ पर्व को वो मना रहे हैं बड़े ही धूमधाम के साथ। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 4 दिवसीय ये पर्व होता है, जिसमें कल खन्ना का प्रसाद बना, और आज की हम बात करें तो आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया, और कल सुबह जो उगता हुआ सूर्य है उसको अर्घ दिया जाएगा। सूर्य देवता की उपासना इसमें खासतौर पर की जाती है, और उसके साथ ही इस त्योहार का समापन कल हो जाएगा। लेकिन ये यमुनानगर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके से जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं, उसकी ये तस्वीरें आपके सामने। हालांकि कुछ जगह से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जहां पर थोड़ा बहुत लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला, क्योंकि प्रशासन से जो उम्मीद वो छठ पर्व के त्योहार को लेकर, जो तैयारियों को लेकर कर रहे थे, वो देखने को नहीं मिली। लेकिन लोगों ने अपने ही तरीके से इस पर्व को धूमधाम से मनाने का जो फैसला किया, उसके संबंधित जितने भी जो भी सफाई कार्य हैं घाटों की, वो ऑलरेडी उस पर टीम काम कर रही है, ठीक है। और जैसे जैसे हमारे संज्ञान में उससे संबंधित और भी सफाई के एरिया। छठ पूजा को लेकर यमुनानगर में तैयारियां जोरों पर हैं। 10 नवंबर से शुरू होने वाला यह छठ पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई राज्यों की महिलाओं के लिए, महिलाएं व्रत रखती हैं, अंजल ग्रहण नहीं करती। इसके लिए यमुनानगर के यमुना घाट पे तैयारियां की जाती हैं, लेकिन तैयारियां इस बार नाम मात्र हैं। यमुना का जो किनारा है गंदगी भरी हुई है, सुअर वहां मुंह मार रहे हैं। गंदगी बिखरी होने से कहीं ना कहीं आस्था को भी ठेस पहुंचती है। महिलाएं और पुरुष बार बार गुहार लगा चुके हैं नगर निगम को, लेकिन नगर निगम ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है। वहीं नगर निगम अधिकारियों का दावा है कि जिस चीज़ विभाग की ड्यूटी है उन सबको निर्देश दिए जा रहे हैं, ताकि समय रहते तैयारियां मुकम्मल की जा सकें। सुरेंद्र मेहता, हर खबर के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के